चलो let us discuss the next type of problems in which bodies are not completely at equilibrium, they are accelerating in one or the other direction. Okay, so accelerating objects we will study now. What happens is when there are problems involving objects that are in accelerated motion, that is there is some net force on them, net force is not zero on them, then what happens? Let us see. Okay, if there is a situation in which the bodies are actually accelerating, or you think that the body are accelerating, what you do is just make a sketch of the problem by understanding the text of the problem. जो भी लिखा है उसको समझ करके नॉर्मल सा स्केच बना लेते हैं, और सिंगल ऑब्जेक्ट्स को वन बाय वन वी आइसोलेट एंड वी ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ईच ऑब्जेक्ट. ठीक है, पहला क्या करोगे, एक स्केच बना लोगे प्रॉब्लम का. ठीक है, टू अंडरस्टैंड द टोटल प्रॉब्लम. ओके, व्हाट इज हैपनिंग इन द क्वेश्चन. नेक्स्ट थिंग इज वी आइसोलेट अ सिंगल ऑब्जेक्ट. उसको ऑब्जेक्ट को आइसोलेट कर लो. अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं तो अलग अलग सबको आइसोलेट कर लेते हैं, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं फॉर एवरी बॉडी विच वी हैव टू कंसिडर. ओके, उसके बाद क्या करेंगे, एक कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर लेते हैं, जैसे कि एक्स और वाई, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ले सकते हो, और अदरवाइज अलोंग द डायरेक्शन इन विच द बॉडी इज सपोज टू मूव, या फिर उसके परपेंडिकुलर. इस तरीके से कन्वीनियंट कोऑर्डिनेट सिस्टम हम बच्चे चूज कर लेते हैं, और फिर देन वी अप्लाई द इक्वेशन fx is equal to max and fy is equal to may. देखो पहले क्या करते थे, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन वी यूज टू राइट दैट fx is equal to 0 और fy is equal to 0, क्योंकि उस केस में बेटा एक्सेलरेशन क्या मान लेते थे हम लोग, 0. बट जैसे ही बॉडी में एक्सेलरेशन की टेंडेंसी है तो फिर हमें क्या इक्वेशन लिखनी होती है, fx is equal to ma into x. ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन के इक्वेट करते हैं, जीरो के इक्वेट नहीं करते. ठीक है, जैसे अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हम लोग डायरेक्टली फोर्स को बैलेंस कर देते थे. अब हम ऐसा नहीं कर सकते डायरेक्टली. हम क्या करेंगे, अब नेट फोर्स निकालेंगे किसी डायरेक्शन में, और उसको मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दैट डायरेक्शन उसके साथ इक्वेट करेंगे. करेक्ट, इस तरीके से. चलो एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर के इस बात को समझते हैं. जैसे सपोज करो बच्चे, ठीक है, देयर इज अ ब्लॉक ऑफ सपोज 10 kg एंड देयर इज अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन ऑन दिस ब्लॉक, और ये एक रिजिड स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है. ठीक है, स्मूथ है ये सरफेस, मतलब वी डू नॉट हैव टू वरी अबाउट फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी. ठीक, इस केस में हम क्या करेंगे, पहले तो इसको क्या करते हैं, आइसोलेट कर लेते हैं. तो ऑब्वियसली देयर इज ओनली वन बॉडी, तो इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी आपको आइसोलेट करने में. तो मैं क्या करता हूं बच्चे, इस बॉडी को आइसोलेटेड डायग्राम बना लेता हूं. ये ब्लॉक बना दिया, इसका जो मास है 10 वो भी मैं यहाँ पे शो कर देता हूं. ओके, एंड देन वी विल अप्लाई ऑल द फोर्सेस टू मेक द कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम. इसका पूरा फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले हम लोग फील्ड फोर्सेस लगाते हैं. आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन. तो यहाँ पे फील्ड फोर्स इसका mg. ठीक है, इसका मास बेटा 10 है और g 10 होता है. तो mg की अगर मैं बात करूं तो वो 100 न्यूटन हो जाएगा. करेक्ट है, mg इसका कितना आ गया, 100 न्यूटन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ऊपर की ओर इन द वाई डायरेक्शन इस पे एक नॉर्मल फोर्स होगा ड्यू टू कॉन्टैक्ट विथ दिस सरफेस. करेक्ट है, और फिर हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 80 न्यूटन शो कर देंगे. ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी प्रॉब्लम. आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन हाउ वी राइट द इक्वेशंस. तो ऑब्वियसली बेटा देखो, यहाँ पे अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात करूं तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इसकी टेंडेंसी ऊपर या नीचे जाने की बिल्कुल भी नहीं है. तो वाई डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन क्या है, 0 है. एक्स डायरेक्शन में कुछ एक्सेलरेशन होगा. लेट अस से दैट एक्सेलरेशन इज ax.
ठीक है, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कुछ है, वाई में तो ऑटोमेटिकली इट इज 0। ठीक है, तो अगर मैं y लिखूं डायरेक्टली इन y, ठीक, और इस केस में हम एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं इस ब्लॉक के ऊपर, तो हमें क्या करना होगा वो हम देखते हैं। y डायरेक्शन में अगर मैं लिखूं तो इक्वेशन क्या होगी, समेशन ऑफ फोर्स इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ y। ठीक, टोटल फोर्स इन y डायरेक्शन इफ यू ऑब्जर्व, बेटा ऊपर के डायरेक्शन में नॉर्मल फोर्स है n, नीचे के डायरेक्शन में 100 है तो -100 लिख दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, n में से 100 को सब्ट्रैक्ट किया, ओके, इज इक्वल टू, ये टोटल फोर्स हो गया, नो अदर फोर्स इज लेफ्ट टू कंसिडर, ओके, तो इज इक्वल टू मास इनटू, मास इसका 10 है और एक्सेलरेशन ऑफ y क्या है, 0 है। ठीक, तो यहां से डायरेक्टली यू गेट n इज इक्वल टू 100। तो हम लोग इस स्टेप पर डायरेक्ट आ जाते थे इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम। तो यहां पे क्लियर है बेटा कि y डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम होगा, नॉर्मल फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन, करेक्ट। तो डायरेक्टली भी ये लिख सकते थे बिकॉज यू आर श्योर दैट इन y डायरेक्शन देयर इज नो नेट फोर्स, ऊपर का फोर्स नीचे के फोर्स को एग्जैक्टली बैलेंस कर रहा होगा, सो इट विल नॉट बी एक्सेलरेटिंग इन y डायरेक्शन। उस बात पे हम डायरेक्ट भी आ सकते थे यूजिंग द सेकेंड लॉ ऑल्सो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऑल्सो वी हैव गॉट दिस इक्वेशन। ठीक है, नॉर्मल का वैल्यू हमें मिल गया। नाउ इफ आई राइट इन x डायरेक्शन, अगर हम अब x डायरेक्शन की बात करें, बेटा x डायरेक्शन में हाउ मेनी फोर्सेस आर देयर, देखो बिकॉज दिस सरफेस इज स्मूथ, तो फ्रिक्शन इस लाइन के अलोंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा, देयर विल बी नो फोर्स अलोंग द टेंजेंट अलोंग द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक, तो ओनली वन फोर्स इज देयर, वो 80 न्यूटन होगा जो उसके राइट डायरेक्शन में लग रहा है, वही एक x डायरेक्शन में फोर्स है। तो what we do is we write summation of force in x direction, this is equal to, I'm so sorry, mass into acceleration in x direction। ठीक है, Fx is equal to m into ax। now what we do is x डायरेक्शन के सारे फोर्सेस को ऐड कर लेते हैं, वहां पे सिर्फ एक फोर्स है 80 न्यूटन और उसको मैं मास इनटू एक्सेलरेशन से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई, इक्वेट कर दूंगा। तो मास हो गया उसका 10 और एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन इज हाउ मच, इट इज नॉट नोन, इट इज ax। तो यहां से बेटा ax की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें मिली, एक तो हमें मिल गया कि नॉर्मल फोर्स उस बॉडी पर क्या होगा ड्यू टू द कॉन्टैक्ट सरफेस बिलो दिस ब्लॉक, n का वैल्यू हमें मिल गया, और दूसरा वी कुड गेट यूजिंग द फोर्स इक्वेशन इन x डायरेक्शन, वी हैव बीन एबल टू कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन x डायरेक्शन। ठीक है, y एक्सेलरेशन तो ऑब्वियसली वी हैव अंडरस्टूड ऑलरेडी कि वो तो 0 होने वाला है। ठीक है, ये एक सिंपल क्वेश्चन था, इसको अप्लाई करने के लिए तो बच्चे हम लोग क्या करते हैं, एक बार एक थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन लेकर के इसकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ाते हैं इस मेथड की। ठीक है, द एप्लीकेशन ऑफ सेकेंड लॉ। चलो लेट अस टेक वन मोर क्वेश्चन इन विच bodies are accelerating and we have to find some quantities which are asked. A force capital F is applied horizontally on mass m1 as shown in figure. Okay, find the contact force between m1 and m2। यहां पे क्या सिचुएशन है बेटा, देखो there are two blocks which are kept in contact, block A and block B, जिनका मास यहां पे दिया हुआ है m1 and m2। ठीक, now what we do is we apply an external force in the horizontal direction, इस डायरेक्शन में हम इस पे अप्लाई कर देते हैं, तो क्या होगा, A वाला ब्लॉक चलना चाहता है, ओके, एंड देयर इज B block also kept there, so what A will do, it will push block B in the right direction, और दोनों साथ साथ चलते चले जाएंगे in the right direction, correct, and we have to find the contact force which A will apply on block B। A की वजह से ब्लॉक B पर कितना फोर्स लगेगा ये हमसे पूछा गया है, करेक्ट है बेटा।
तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों के इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम्स बना लेते हैं एंड देन वी कैन फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन देम, दैट विल बी द नॉर्मल फोर्स बिटवीन देम। ठीक है, तो बेटा एक बार क्या करते हैं, यहाँ पे FBD बना लेते हैं। जैसे ब्लॉक ए के लिए M1 हो गया और ब्लॉक बी के लिए M2 मास है। ठीक बेटा, सबसे पहले तो इन पे क्या बनाता हूं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। जैसे इस पर M1G लग जाएगा, इस पर नीचे की तरफ M2G लग जाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ के दोनों फोर्सेस मैंने ड्रॉ कर दिए। नाउ अपवर्ड फोर्स कौन सा हो जाएगा, ये सरफेस इस पर ऊपर की तरफ एक नॉर्मल लगाएगा। सपोज करो क्योंकि ये बॉडी 1 है तो ये नॉर्मल भी N1 ले लेते हैं हम लोग। दूसरी बॉडी पर हम वैसे ही N2 ले लेते हैं ड्यू टू द सरफेस। जो स्मूथ सरफेस है वो इस पे ऊपर की तरफ सपोज N2 फोर्स लगा देता है। करेक्ट। अब हमें क्या करना है बच्चे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के भी कॉन्टैक्ट फोर्सेस लगा देने चाहिए। तो देखो, फर्स्ट फोर्स इज F फोर्स एक्सटर्नली अप्लाइड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। उधर M2 रखा है इसके कॉन्टैक्ट में। नॉर्मल फोर्स तो इधर की तरफ ही लगेगा, पुश करेगी ये बॉडी इसको, ये इधर धक्का लगाएगा और ये उस पे उधर धक्का लगाएगा। करेक्ट है। चलो, तो ये जो है ना, दोनों के बीच में एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहा है। या तो इसको नॉर्मल के लिए N सिंबल दे सकते हैं या फिर वी कैन राइट R फोर्स। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन फोर्स होगा कॉन्टैक्ट की वजह से, उसको मैं R फोर्स बोल देता हूं। उस पे और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। ठीक है, इस पे दोनों फोर्स हो गए, F इस डायरेक्शन में और R इस ब्लॉक की वजह से इधर की तरफ का पुश कॉन्टैक्ट होने की वजह से। एंड ब्लॉक A विल सिमिलरली अप्लाई इक्वल एंड ऑपोजिट R। ठीक है, रिएक्शन फोर्स वो उस पे लगा देगा। दोनों इक्वल हैं, ऑपोजिट हैं, ये देख सकते हो आप लोग। नाउ ऑब्वियसली इस सिचुएशन को देख करके यू कैन अंडरस्टैंड दैट दीज टू ब्लॉक्स विल एक्सेलरेट इन राइट डायरेक्शन। इन दोनों का एक्सेलरेशन देखो, ये भी इसके कांटेक्ट में है, दोनों टच में है, दे विल मूव टुगेदर, साथ में ही जाने वाले हैं। सो वी कैन श्योरली से कि द एक्सेलरेशन विल बी सेम फॉर बोथ ऑफ दीज ब्लॉक्स एंड इन द राइट डायरेक्शन। इसका एक्सेलरेशन अगर मुझे बनाना हो तो A इधर, और अगर इधर बनाना है तो भी A इन द राइट डायरेक्शन। ऐसे वो फोर्स नहीं है, ठीक है, उसको अलग से ही बनाया है मैंने। वी विल जस्ट कंसिडर फोर्सेस फॉर राइटिंग द इक्वेशंस। ठीक है, तो ऑब्वियसली बेटा देखो, अगर y डायरेक्शन की बात करो तो N1 जो है वो M1G को बैलेंस कर देगा। तो y डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन बिल्कुल होने वाला नहीं है। सिमिलरली अगर M2 की बात करूं तो N2 जो ऊपर की तरफ है और नीचे जो M2G है, वेट या ग्रेविटेशनल फोर्स, वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो y डायरेक्शन में इक्वेशन लिखने की कोई जरूरत यहां पे उतनी नहीं है। ठीक है, आप लिख सकते हो नॉर्मल N1 विल बी इक्वल टू M1G एंड नॉर्मल N2, इस वाले फोर्स का जो वैल्यू होगा वो M2G के बराबर हो जाएगा। ठीक बेटा, अगर मैं अब ब्लॉक M1 के लिए x डायरेक्शन में इक्वेशन लिखूं, करेक्ट, ब्लॉक A, ठीक है, किस डायरेक्शन में, इन x डायरेक्शन। बहुत सिंपल सी बात है, M1 के पास गए और x डायरेक्शन में फोर्स की बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली मैं अगर आपसे पूछूं कि कौन सी डायरेक्शन में ये जा रहा है ब्लॉक, यू विल से दैट ब्लॉक M1 मतलब ब्लॉक A इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। राइट, तो अब मैं पूछता हूं, आई विल आस्क यू, there are two forces, F force in the right direction and R in the left direction. ठीक है, which force should be larger, which force should have larger magnitude? तो आप बोलोगे सर because it is moving rightward, कैपिटल F should be greater than R force। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो R force था, R इस पे पीछे की तरफ लग रहा है और फोर्स कैपिटल F राइटवर्ड लग रहा है। कौन सा बड़ा होगा जिससे कि ये राइट में जा सके? तो आप ऑब्वियसली बोलोगे बच्चे कि F फोर्स शुड बी मोर इन द राइट डायरेक्शन। ठीक, तो हम यहां पे लिख सकते हैं बेटा, देखो, फोर्स, नेट फोर्स इन x डायरेक्शन शुड बी इक्वल टू मास
इंटू ए एक्स। करेक्ट है। तो बेटा यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देखो एफ माइनस आर इज इक्वल टू कितना, m1 इंटू ए। करेक्ट। सिमिलरली बच्चों अगर मैं उस ब्लॉक के लिए बात करूं, ब्लॉक बी फिर से इन x डायरेक्शन, ठीक है। बी ब्लॉक के पास जाते हैं, उसके पास राइट डायरेक्शन में सिर्फ एक फोर्स होगा, आर फोर्स, विच इज द पुश ड्यू टू ब्लॉक ए। बी ब्लॉक के ऊपर सिर्फ एक फोर्स होगा इन द राइट डायरेक्शन, और वो क्या होगा, द पुश बाय ब्लॉक ए, वो कितना है, आर है। ठीक है। तो आई कैन राइट सिमिलरली, अगर मैं एफ एक्स इज इक्वल टू एम एक्स उसके लिए लिखूं, ओनली वन फोर्स इज देयर, आर इज इक्वल टू, उसका मास कितना है इस बार बच्चे, देखो इस ब्लॉक के लिए अगर मास इनटू एक्सेलरेशन लिखना है तो वी विल टेक m2 एज द मास इनटू ए। ठीक है। ऊपर वाली इक्वेशन को बच्चों मैं 1 नंबर दे देता हूं और नीचे वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं। नाउ दीज आर टू अलजेब्राइक इक्वेशंस एंड वी जस्ट हैव टू ऐड देम। देखिए अगर बेटा मैं यहां पे ऐड कर देता हूं, क्लियरली देखिए, इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम लोग। ठीक है। द फर्स्ट इक्वेशन वाज एफ माइनस आर इज इक्वल टू m1a। ठीक है। एंड द नेक्स्ट इक्वेशन वाज r इज इक्वल टू m2a। यही इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, जो आपने फ्री बॉडी डायग्राम से दोनों ब्लॉक्स के लिए लिखा था। करेक्ट है। तो बच्चों अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को आपको ऐड करने को बोलूं तो देखिए आप लिखोगे कि f ऊपर का माइनस आर, नीचे का प्लस आर, और इधर क्या हो जाएगा m1a प्लस m2a। आई कैन डायरेक्टली राइट m1 प्लस m2 इंटू a। ठीक है। एक्चुअली ये दोनों डायरेक्टली भी कैंसिल कर सकते थे हम लोग, बट आई हैव डन इट, पूरा लिखकर कर दिया। नाउ एक्सेलरेशन, जो दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन होगा बेटा इन द राइट डायरेक्शन, वो क्या होने वाला है यहाँ पे, a इफ वी आइसोलेट वी विल गेट फोर्स कैपिटल F डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है। हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई विथ विच द टू ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। ठीक है। तो दोनों ब्लॉक्स जो A और B ब्लॉक्स थे, यहां पे ये किस एक्सेलरेशन से राइट डायरेक्शन में जाएंगे बेटा, F अपॉन m1 प्लस m2 एक्सेलरेशन से राइट डायरेक्शन में जाएंगे। बट हमें क्या निकालना है, वी वांट टू फाइंड द कॉन्टैक्ट फोर्स इन दोनों के बीच में। व्हाट इज दैट फोर्स, इट इज R। ठीक है। तो किसी भी इक्वेशन में बेटा हम लोग अगर A की वैल्यू पुट कर दें, वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ R। अगर ऊपर वाली में A की वैल्यू पुट करता हूं फ्रॉम हियर, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, लंबी इक्वेशन है, बट हियर इन इक्वेशन नंबर 2 इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ A, R का वैल्यू वी विल गेट डायरेक्टली, राइट। तो फ्रॉम, मैं इसको भी इक्वेशन नंबर 3 दे देता हूं। ठीक है। तो बच्चों यहां पे हम लिख सकते हैं, देखिए फ्रॉम 2 and 3, okay, R will be how much, m2 into A। ठीक है। ये वाला यहां पे लिखना है m2 into A की वैल्यू वी हैव ऑलरेडी फाउंड, इट इज F अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स विथ विच ब्लॉक A, जो A ब्लॉक है वो B ब्लॉक को पुश करता है। ठीक है। ये हो गया आपका R। A पे पीछे की तरफ क्यों बनाया था, क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहा है। अगर A B को आगे की तरफ धक्का देता है तो B भी उसको छोड़ेगा नहीं, उस पे क्या लगा देगा, पीछे की तरफ उतना ही फोर्स लगा रहा था, इसीलिए मैंने पीछे की तरफ R इस पे ड्रॉ किया था। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो फाइनल जो दोनों के बीच में कॉन्टैक्ट फोर्स का वैल्यू होगा, जो नॉर्मल फोर्स का वैल्यू होगा, दैट विल बी हाउ मच, m2F अपॉन m1 प्लस m2।
चलो बच्चों, एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं रिलेटेड टू एक्सेलरेटिंग बॉडीज. ओके, टू ब्लॉक्स विथ masses m1 is equal to 0.2 kg and m2 is equal to 0.3 kg hang one under the other as shown in figure. देखो यहाँ पे एक ब्लॉक m1 है, दूसरा ब्लॉक m2 है. ऊपर वाले ब्लॉक का मास है 0.2 kg और नीचे वाले ब्लॉक का मास कितना है 0.3 kg. ठीक है, नीचे वाला थोड़ा सा हैवी है और एक दूसरे के नीचे यहां पे टंगे हुए हैं. फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग्स विच आर मासलेस इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. जो ये दो स्ट्रिंग्स दिख रही हैं आपको, एक स्ट्रिंग ये वाली और दूसरी ये वाली, they have tensions T1 and T2 respectively, suppose. Okay, so we have to find this T1 and T2 in the following situations. कौन से situations? Let us see. ठीक है, तो ब्लॉक्स आर एट रेस्ट, दोनों ब्लॉक क्या है, रेस्ट पर हैं. तब हमको क्या निकालना है, T1 और T2 का वैल्यू निकालना है. ठीक है, M1 कितना था हमारे पास 0.2 kg, M2 कितना था 0.3 kg. ये बात तो क्लियर है अपनी, राइट. अब ये बोलता है कि द ब्लॉक्स आर एट रेस्ट. ब्लॉक्स अगर रेस्ट पे आ जाएं तो T1 और T2 की वैल्यू क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों. देखते हैं. सबसे पहले व्हाट वी शुड डू इज वी शुड ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम्स ऑफ M1 एंड M2 सेपरेटली और उसके बाद इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा देते हैं यहां पे, दैट इज फोर्स, नेट वैल्यू ऑफ फोर्स इज इक्वल टू 0. तो अगर मैं देखो सबसे पहले वाले ब्लॉक 0.2 kg के लिए ऊपर वाले का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने जाऊं तो देखो इस पे कौन कौन से फोर्सेस हैं. ये स्ट्रिंग यहां कनेक्टेड है, T1 फोर्स ऊपर लगा रही होगी, है ना. T1 ऊपर की तरफ यहां पे लग रहा होगा, करेक्ट. और इस पे खुद का mg होगा जो कि नीचे होगा. m इंटू जी, मास इज 0.2 एंड g इज 10, तो 0.2 इंटू 10 विल बिकम 2 न्यूटन. एक फोर्स और होगा जो इस पॉइंट पर होगा. कौन सा फोर्स होगा बेटा, देखो स्ट्रिंग T2 वाली भी नीचे की तरफ ही कनेक्टेड है, सो इट विल बी अप्लाइंग टेंशन फोर्स इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो T2 भी मैंने बना दिया नीचे की तरफ, करेक्ट है. और कोई फोर्स इस पर कांटेक्ट का नहीं है, नॉर्मल नहीं होगा क्योंकि यहां पर कोई भी सरफेस कांटेक्ट में नहीं है, फ्रिक्शन की बात ही नहीं उठती, कोई और स्ट्रिंग इस पे कनेक्टेड नहीं दिखती. So all the forces have been correctly drawn here. उसके बाद दूसरे वाले ब्लॉक के लिए भी मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना देता हूं यहां पे. We will draw the free body diagram of M2 now. उसका मास कितना है, it is 0.3 kg. करेक्ट बेटा. इस पे if I ask you what are the contact forces, तो contact forces तो ऊपर की तरफ एक ही है, T2 स्ट्रिंग 2 की वजह से, and there will be mg. mg is always in the downward direction. mass into 10 है ना, तो mass is 0.3 and g is 10, so how much that will be 3 न्यूटन. ठीक है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम भी बच्चों अब कंप्लीट हो गया है. अब हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा करके और T1 T2 की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. ओके, तो लेट अस स्टार्ट. फॉर 2 सीधे लिखता हूं मैं, फॉर ब्लॉक 2. देखो बच्चों, इसमें x डायरेक्शन में तो कोई फोर्सेस ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है. देयर आर नो फोर्सेस इन द x डायरेक्शन, दैट इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन प्रेजेंट. ठीक है, कोई है ही नहीं, तो x डायरेक्शन में लिखने की जरूरत नहीं है. इट इज अंडरस्टूड कि आई एम गोइंग टू राइट इन द y डायरेक्शन ओनली. ओके, डू नॉट बी कंफ्यूज्ड. तो बेटा यहां पे देखो ब्लॉक 2 के लिए, नीचे वाले ब्लॉक के लिए, इफ आई राइट, ऑब्वियसली नेट फोर्स विल बी 0. तो दो फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो मैं ऐसे लिखूं T2 माइनस 3, ये नेट फोर्स हो गया, इज इक्वल टू 0 एंड दिस विल गिव अस T2 इज इक्वल टू 3 न्यूटन. ठीक है बेटा, तो ये वाले स्ट्रिंग जो बीच में है M1 और M2 के, उसका जो हमें टेंशन था, we have got that value, that is 3 Newton. Okay, now similarly we should write the force equation for block 1 also. Okay, for block 1
अगर मैं लिखूं तो बेटा क्या लिख सकता हूं, देखिए T1 जो फोर्स है इन द अपवर्ड डायरेक्शन वो एग्जैक्टली किसको बैलेंस कर रहा है, 2 न्यूटन और T2 फोर्स को ऐड करके जितना फोर्स होगा उसको एग्जैक्टली T1 बैलेंस कर रहा है। मतलब अगर मैं पूछूं कि T2 और 2 न्यूटन का मुकाबला किसके साथ हो रहा है, तो यू विल से कि T1 के साथ हो रहा है और बराबरी का मुकाबला है, बिकॉज इट इज इन इक्विलिब्रियम, राइट। तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं T1 विल बी इक्वल टू नीचे के दोनों फोर्सेस कौन कौन से, T2 एंड 2 न्यूटन, ठीक है। यू हैव द वैल्यू ऑफ T2 ऑलरेडी, तो मैं यहां पे इक्वल टू लिख करके T2 की वैल्यू पुट कर देता हूं 3 और ये +2, दिस विल गिव अस 5 न्यूटन। तो बच्चों T1 की वैल्यू भी आ चुकी है इस क्वेश्चन में और T2 की वैल्यू भी आ चुकी है। ऊपर वाला जो टेंशन है एक्चुअली वो 5 न्यूटन मिला है हमें, और जो नीचे वाला स्ट्रिंग है उसमें टेंशन 3 न्यूटन मिला है, ऐसा डिफरेंस है। इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूं, देखो T1 द अपर स्ट्रिंग इज एक्चुअली टेकिंग द लोड ऑफ दीज 2 ब्लॉक्स, ठीक है, 0.2 kg ब्लॉक का भी और 0.3 kg का, दोनों का लोड उसने संभाला हुआ है, सो इट्स टेंशन इज मोर। एंड इफ आई टॉक अबाउट दिस स्ट्रिंग बिटवीन द ब्लॉक्स, इट इज एक्चुअली ओनली सपोर्टिंग दिस M2 ब्लॉक, ओके। तो उसका जो टेंशन है वो थोड़ा सा कम है 5 न्यूटन से, इट इज 3 न्यूटन ओनली, ओके। दिस वाज अ लिटिल इजी एग्जांपल, ठीक है। इसी के लिए एक और कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल में लेता हूं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट है इससे, ओके। लेट अस टेक वन मोर पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, रिमेंबर द masses, okay, do not forget it. The situation is they move upward at 5 meter per second, okay. So their velocity is given, यहां पे आप पहले यूनिट पे ध्यान दीजिए, pay attention on the unit, it is meter per second, so it is given that they are moving upward but with a velocity which is constant. तो अगर इनकी वेलोसिटी कांस्टेंट है बेटा, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है इसका मतलब एक्सेलरेशन इज 0, राइट। देखो एक्सेलरेशन इज व्हाट, dv/dt, ठीक है। एंड इफ इट इज सेड दैट वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो अगर ये चीज कांस्टेंट है और उसका डिफरेंशिएशन इफ आई राइट इट विल बी 0, तो एक्सेलरेशन तो हमें क्या मिल गया बच्चे, 0, ओके। तो बेटा इसका एक्सेलरेशन तो अभी भी 0 है, इसका भी एक्सेलरेशन क्या आ गया, 0। एंड व्हेनेवर द एक्सेलरेशन इज 0, इट इज अ केस ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये केस भी इक्विलिब्रियम का ही है, इवन दो दे आर मूविंग अपवर्ड बट दे डू नॉट हैव नेट एक्सटर्नल फोर्स, उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं है जिससे वो एक्सेलरेशन मिल सके उनको, ठीक है। तो ये प्रीवियस केस जैसा ही है, इन प्रीवियस केस दे वर एट रेस्ट, इस केस में भी क्या होगा, दे आर नॉट एट रेस्ट बट देयर एक्सेलरेशन इज 0। तो इस बार भी अगर हम लिखेंगे ना तो हम ऐसे ही लिखेंगे, समेशन ऑफ फोर्स इन y डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू 0, ठीक है। तो फोर्स इज इक्वल टू 0 ही लिखना पड़ेगा आपको। तो अब इस बार अगर मैं सॉल्व करूं, देन ऑल्सो द सेम वैल्यूज विल बी ऑब्टेन्ड, दैट इज T1 का जैसे पिछली बार वैल्यू आया था, इन द प्रीवियस केस वी हैड गॉट T1 इज इक्वल टू 5 न्यूटन एंड T2 इज इक्वल टू 3 न्यूटन। कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा even though they are moving with constant velocity, okay. I hope you understand this situation. चलो अब हम क्या करते हैं, इससे भी थोड़ा सा और फर्दर चलते हैं और थोड़ा सा एक कॉम्प्लिकेटेड केस लेते हैं जिसमें इसका एक्सेलरेशन भी आ गया है, ओके। दिस सिस्टम इज मूविंग अपवर्ड विथ सम एक्सेलरेशन दिस टाइम। चलो दे एक्सेलरेट अपवर्ड्स, इस केस में क्या है, डेटा वही है इस बार भी, दैट इज m1 इज स्टिल हाउ मच, 0.2
2 kg, m2 is 0.3 kg, सेम डेटा है, बट in this case they are accelerating upward at 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनका ऊपर की तरफ एक एक्सेलरेशन भी है इस केस में, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है a और इसका एक्सेलरेशन भी ऊपर की तरफ है a, ऐसा दिया हुआ है। एंड द वैल्यू ऑफ a इज ऑल्सो गिवन, इट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। इस केस में अगर हमें t1 और t2 निकालना है, then also what we should do, we should first draw the free body diagrams of both the blocks, और उसके बाद वही सेकेंड लॉ की इक्वेशन लिखनी चाहिए, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। सी फॉर द अपर ब्लॉक ये 0.2 kg का है, तो इसका mg तो 2 आ जाएगा डायरेक्टली, और द अपवर्ड force will be T1, ठीक। This force we have drawn, okay, mg we have drawn, and another contact force T2 will act here at this point, ठीक है, T2 in the downward direction। इसका free body diagram complete हो गया है। The block 1 has one tension in the upward direction and mg and T2 in the downward direction. Forces are complete now, okay. Now what we do is we draw the free body diagram of the second block, that is m2। तो उसका mg कितना हो जाएगा बेटा, देखो 0.3 into 10, 3 न्यूटन हो गया। नीचे की तरफ और कोई फोर्स नहीं दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। एक फोर्स ऊपर लगेगा यहां पर स्ट्रिंग 2 की वजह से, दैट विल बी T2, करेक्ट। दिस इज 0.3 kg ब्लॉक। अब बात यह है कि दे आर नॉट एट इक्विलिब्रियम, उनके ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं है, दे आर ऑब्वियसली मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। इधर की तरफ मैंने A और इधर की तरफ फिर से A दिखा दिया, बिकॉज दे आर मूविंग अपवर्ड, इट इज रिटन इन द क्वेश्चन ओनली, ओके। तो ऑब्वियसली इफ आई आस्क यू कि ऊपर के फोर्स ज्यादा होंगे या नीचे वाले फोर्स ज्यादा होंगे, तो यू विल से दैट बिकॉज दे आर मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, द अपर फोर्स शुड बी लार्जर सो दैट दे कैन हैव एन एक्सेलरेशन इन द अपवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो अगर मैं नीचे वाले के लिए लिखूं बेटा, ठीक है, फॉर ब्लॉक 2, ओके, y direction में ही we need to talk because they are not accelerating in x direction, they do not have any force in the x direction। बच्चे for the block 2, देखो ये वाला ब्लॉक दिख रहा होगा आपको, m2 वाला ब्लॉक, इस पे upward force should be greater than the downward force, तो I will write sum of forces, है ना। ऊपर का फोर्स T2 हो गया, उसमें से सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं नीचे वाला फोर्स, दैट इज 3 न्यूटन। तो बेटा I will write T2 minus 3 and then I will equate it to mass into acceleration। Now you can see clearly that इसका जो mass है कितना है, वो 0.3 है। तो I will put the value of mass as 0.3 और उसका acceleration which is already given in the question, वो कितना है, ऊपर की तरफ है and it is equal to 2। यहां पुट कर देता हूं बेटा, तो यहां पर डायरेक्टली वी गेट द वैल्यू ऑफ T2 एज, इनको मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 0.6 और ये 3 उधर जाकर बच्चे क्या दे देगा, 3 और, है ना। तो टोटल वैल्यू ऑफ T2 विल बी हाउ मच, इट विल बी 3.6 न्यूटन, ठीक है। इक्विलिब्रियम केस में इफ यू रिमेंबर इन द प्रीवियस क्वेश्चन ये 3 न्यूटन ही आया था, बट इन दिस केस बिकॉज द ब्लॉक्स हैव टू मूव अपवर्ड, your tension at T2 it has increased to bring an acceleration in the upward direction। I hope you get it, ठीक है, समझ आ रहा होगा ये, तो इतना क्लियर है क्या। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं ब्लॉक 1 की, द अपर ब्लॉक, ठीक है, फॉर ब्लॉक 1 इफ आई राइट, ठीक है बच्चों, देखो फॉर ब्लॉक 1 ऊपर वाले 0.2 kg के ब्लॉक के लिए अगर मैं लिखूं, तो ऑब्वियसली इट इज ऑल्सो मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ये ऊपर ही जा रहा है, तो इसका ऊपर का फोर्स
नीचे के फोर्सेस से क्या होना चाहिए, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, सो दैट एक्सेलरेशन इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, करेक्ट। तो ऊपर के फोर्सेस पहले लिखते हैं हम लोग, तो यहां लिखते हैं T1, ठीक है, उसमें से नीचे वाले फोर्सेस मतलब 2 न्यूटन और T2 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो T2 भी सब्ट्रैक्ट कर लिया, 2 न्यूटन ऑल्सो हैव सब्ट्रैक्टेड, एंड देन आई एम गोइंग टू इक्वेट इट इनटू मास इनटू एक्सेलरेशन। बच्चे इस ब्लॉक का अगर मैं मास पूछूं आपसे, हाउ मच इट इज, क्वेश्चन में गिवन है इट इज 0.2 न्यूटन, राइट, और उसका एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, तो पुट करता हूं मैं, देखो मास इज 0.2 और उसका एक्सेलरेशन हो गया 2, राइट। तो यहां से T1 की वैल्यू टोटल कितनी आ जाएगी, ये तो 0.4 बन गया, T2 उधर जाके प्लस में आ जाएगा, वो हो गया 3.6, और ये 2 भी उधर जाके प्लस बन गया होगा, तो 2 बच्चे 3.6 और 0.4 ऐड करके 4 मिलेगा, करेक्ट। और ये क्या है भाई, 2 और है, तो 4 + 2, बहुत हिम्मत करें, बहुत टाइम लगाएं, कैलकुलेटर यूज करें, तो लास्टली कितना मिलने वाला है, ये 6 न्यूटन, ठीक है। सो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ T1 एंड T2, ठीक है। वैसे इतना कैलकुलेशन तो सभी कर लेते हैं, ठीक है। सो इन दिस केस यू सी दैट द फोर्सेस हैव इंक्रीज्ड, करेक्ट। पहले के फोर्सेस क्या आए थे, इफ यू रिमेंबर, T1 was 5 न्यूटन, इस केस में वो 6 है, बढ़ गया है, T2 was 3, वो 3.6 बन गया है कंपेयर टू द प्रीवियस प्रॉब्लम। ऐसा क्यों हुआ है, why have the forces in the upward direction increased, क्योंकि the blocks have to accelerate in the upward direction, ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा फोर्स होना चाहिए जिससे कि ये ऊपर की तरफ जा सकें, ठीक है। that is why this change has come. I hope you have understood this.